का भी जो है बहुत बड़ा फोकस रहा। सतीश कुमार जी अपना सारा फोकस महिलाओं पर ज्यादा से ज्यादा रहा। हमारा माननीय सभापति महोदय, आज हम विपक्ष के तरफ से बजट पे परिचर्चा में भाग लिए हैं। इसके लिए प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अब आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और बहुत दिनों के बाद ऐसा संजोग है कि इस रमजान के पवित्र महीने में बजट सत्र शुरू हुआ है, रमजान के पवित्र महीने में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए रमजान का भी हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। महोदय, हम कहना चाहते हैं इस बजट के बारे में, वित्त मंत्री यहाँ बैठे हैं। एक गाने की लाइन है कि आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। तो बिहार के नौजवानों का, बिहार के किसानों का, बिहार का मजदूरों का आंख भरा हुआ है और ये बजट कह रहे हैं कि फील गुड करो। कैसे फील गुड कर सकता है महोदय? सबसे ज्यादा शिक्षा पे इन्होंने पैसा लिया है, 19.24% इन्होंने शिक्षा पे पैसा लिया है। लेकिन शिक्षा पे जो बजट का पैसा तो दिया गया है, लेकिन ये 20 साल की बात कर रहे हैं। 20 साल में एक एग्जाम लेने का ट्रांसपेरेंट व्यवस्था इन्होंने भी नहीं बनाया है। आज बीपीएससी जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आज बीपीएससी को लोग बोलते हैं कि बिहार पेपर स्कैम कमीशन बन गया है महोदय। और इसके लिए बीपीएससी के जो छात्र हैं महीनों दिन से लगातार धरना पे है कि उनका जो पेपर हुआ है वो चीटिंग हुआ है, एग्जाम उनका कैंसिल किया जाए। इस मांग को भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और दूसरी तरफ महोदय, उन्होंने बापू परीक्षा केंद्र का 12,000 छात्रों का तो परीक्षा कैंसिल किया। तो इस टेक्नोलॉजी के यूज में एक जगह का परीक्षा कैंसिल करते हैं और बाकी जगह ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे परीक्षा हुआ ये तो बताना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं मैडम कि यहाँ परीक्षा को कैंसिल करके फिर से परीक्षा लिया जाए, क्योंकि उन 12,000 छात्रों को अलग से विशेष अवसर दिया गया। और यदि उनके परीक्षा केंद्र का यदि अध्ययन किया जाए तो बापू सभागार के 12,000 छात्रों में से 20% बच्चे प्रीलिमिनरी एग्जाम में पास किए हैं और जबकि ओवरऑल बच्चे 6% पास किए हैं। तो किस तरीके का एग्जाम, एक समानता का अधिकार जो देता है आर्टिकल 14, उसका उल्लंघन हो रहा महोदय। इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार में यदि शिक्षा पे पैसा खर्चा हो तो एग्जामिनेशन लेने का भी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो, तब यहाँ के छात्रों का उम्मीद जगेगा शिक्षा व्यवस्था के ऊपर महोदय। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में 1,000 करोड़ रुपया अलग से लिया गया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बताया गया है कि 3,70,000 बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितने बच्चों को नौकरी में, कितने बच्चों को नियोजन उस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने की वजह से मिला है महोदय, ये नहीं बताया गया है। आज बिहार की स्थिति ये हो गई है कि बेरोजगार नौजवान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के बाद नौकरी ढूंढ रहा है और सर्टिफिकेट केस हो गया है तो उसको पुलिस ढूंढ रहा है। ये व्यवस्था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हर एक नौजवान को आज कर्जदार बना रहा है। इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम को खत्म किया जाए और यदि सरकार चाहती है तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को स्टार्ट किया जाए कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता न हो। जैसे 2016 के पहले पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलता था, किसी को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं होती थी और गरीब घर के दलित पिछड़े बच्चे भी जा करके हायर एजुकेशन में अपना दाखिला लेते थे महोदय। इसलिए हम उस शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी बात है और सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि 358 कॉलेज इन्होंने प्रखंड लेवल पर खोलने की बात कही है। लेकिन ये कब तक खुलेगा? क्या ये मिशन 2047 तक खुलेगा? ये तो टाइम बाउंड बताया ही नहीं गया। ये गुमराह करने वाला बजट है महोदय। ये छात्र, ये कब तक कॉलेज खुल जाएगा? हम हर एक माननीय सदस्य, हर एक बिहार का नौजवान युवा जानना चाहता है कि ये कब तक खुल जाएगा। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं महोदय कि बगैर टाइम बाउंड के यदि कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट का कोई मतलब नहीं होता है। और अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के बारे में बजट अलग से महिलाओं को एड्रेस की है, इसके लिए धन्यवाद। बाधी आबादी है, उनका एड्रेस भी होना चाहिए। लेकिन महिलाओं को एक पिंक सपना दिखाया गया है कि पिंक बस चलेंगे, पिंक टॉयलेट बनेगा, लेकिन जो कामकाजी महिलाएं हैं इस राज्य में, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनका तनिक भी ध्यान नहीं रखा गया है। आज 1,00,000
12,255 से ज्यादा आंगनबाड़ी सेंटर है और सेविका सहायिका उसमें 2 लाख के तकरीबन काम करती हैं। लेकिन उनका मानदेय क्या है? क्या उनकी उस तरफ सरकार ने कभी ध्यान दिया? उनका मानदेय पूरे देश में बिहार में सबसे फिसड़ी है। 1450 रुपया हम सेविका को सहायिका को देते हैं और 725 रुपया हम सहायिका को देते हैं, जबकि वही बगल के राज्य झारखंड में हम 5,000 रुपया वहां की सरकार देती है और 2,500 सहायिका को देती है। तो इस तरीके जहां पर एनडीए की सरकार है, मध्य प्रदेश में 7,000 और सहायिका को 3,500 रुपया देते हैं, लेकिन बिहार में मात्र 1,450 रुपया। ये बड़ा शर्म की बात है महोदय। यदि पैसा ले रहे हैं तो आम महिलाओं को भी सशक्त किया जाए। जब तक उनके घर में पैसा नहीं जाएगा महोदय, तो ये सशक्त नहीं होंगे। दूसरा हम कहना चाहते हैं महोदय कि सिपाही के मामले में बिहार पूरे देश में महिला सिपाही के मामले में अव्वल है। सैल्यूट करते हैं कि 35% उनको अलग से आरक्षण दिया गया और महिला सिपाहियों की संख्या बढ़ी। लेकिन एक बात नहीं बताया गया कि सिपाही दंपत्ति के मामले में भी बिहार सबसे अव्वल है। आज पति पत्नी दोनों सिपाही में काम कर रहे हैं। हमारे साथ बॉडीगार्ड भी 24 घंटा परिवार छोड़ करके हमारे साथ रहता है। लेकिन शिक्षा विभाग ने क्या उनके बच्चों को अलग से पढ़ने का कोई व्यवस्था किया? क्या नेतरहाट सैनिक नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के जैसा कोई पुलिस स्कूल खोलने का इन्होंने कोई उपाय किया कि उनके बच्चे भी सही से तालीम कर सके और विपरीत परिस्थिति में भी सिपाही हमारी रक्षा कर सके, हमारे लॉ एंड ऑर्डर का समाधान कर सके? तो हम सरकार को चाहते हैं कि पुलिस विद्यालय की स्थापना हो, कम से कम प्रमंडल लेवल पे, जहां पे पुलिस के बाल बच्चे आवासीय व्यवस्था में पढ़ सके महोदय। और जीविका दीदी के बारे में, जीविका दीदी की अगर चर्चा ना हो तो बिहार का बजट अधूरा है। जीविका दीदी 1.5 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदी की महिलाएं इस योजना से जुड़ी हैं। प्रत्येक सप्ताह 10 रुपया जमा करती हैं। इसका मतलब हुआ महोदय कि 15 करोड़ रुपया प्रत्येक सप्ताह, महीने में 60 करोड़ रुपया, यदि साल में जोड़ा जाए तो 720 करोड़ रुपया जीविका दीदी जमा करती है बिहार के खजाने में। लेकिन जीविका दीदी को क्या मिलता है? 1 लाख से ज्यादा जो कम्युनिटी मोबिलाइजर जिसको सीएम कहते हैं, उसको मात्र 2,500 रुपया पे हम काम ले रहे हैं। कैसा महिला सम्मान हम कर रहे हैं महोदय? ये दुखद है महोदय। यदि हम चाहते हैं तो उनका सम्मानजनक वेतन लागू किया जाए, और नहीं तो ये नाटक जो आप कर रहे हैं, महिलाओं को ठगने का जो काम कर रहे हैं, इसको बंद किया जाए। ये हम आपसे कहना चाहते हैं महोदय। स्वास्थ्य व्यवस्था का बजट 6.32% टोटल बजट का स्वास्थ्य पे खर्चा किया जा रहा है। लेकिन कैसा स्वास्थ्य व्यवस्था? क्या बिल्डिंगें बना देने से, उसको पेंट पुछाड़ा कर देने से क्या इलाज हो जाएगा? जब आप जाइएगा तो वहां डॉक्टर नहीं है। आधे से ज्यादा डॉक्टर के पद खाली हैं, आधे से ज्यादा टेक्नीशियन के पद खाली हैं, आधे से ज्यादा मशीन खराब है, जहां पे ना अल्ट्रासाउंड हो रहा है, ना सीटी स्कैन हो रहा। तो कैसा स्वास्थ्य व्यवस्था? तो बिहार को आप पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में स्वास्थ्य व्यवस्था को आप ढकेलना चाहते हैं। ये आपकी मंशा साफ साफ दिखाई देता है। और यहाँ पे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रूल के तहत प्राइवेट जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोली गई, लेकिन वो रूल कहता है कि उनको 100 बेड का पेरेंट अस्पताल होना चाहिए। कितने निजी नर्सिंग कॉलेज के पास में पेरेंट अस्पताल है? यदि 100 बेड का पेरेंट अस्पताल होता तो कोरोना में कितने लोग को हम जान बचा पाते। ये सरकार सिर्फ उन निजी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 4 रूम, 8 रूम, 10 रूम के कमरे में उनको कॉलेज चलाने की इजाजत दे रहा है। इस पर भी रोक लगाना चाहिए महोदय। गया का डीपीएस जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कॉलेज, या महोदय बेगूसराय जब हम गए थे तो बेगूसराय का यमुना इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जो है, वहां पे कोई हमारी कमेटी को उनका निजी कॉलेज, निजी नर्सिंग होम नहीं मिला। तो कैसा व्यवस्था, कैसा हम जीएनएम तैयार करना चाहते हैं? और दूसरी तरफ जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो ममता दीदी का यदि बात न करें तो अधूरा होगा। बिहार में संस्थागत वर्षों में सबसे ज्यादा सहयोग ममता दीदी ने किया है, लेकिन ममता दीदी को हम क्या देते हैं? यदि 8 घंटे के अंदर यदि डिलीवरी हुआ तो 300 रुपया देते हैं, 8 घंटा 1 मिनट पर हुआ तो 1 रुपया भी नहीं देते महोदय। तो इस व्यवस्था को खत्म किया जाए। यदि वो ममता दीदी प्रसूता को लेकर के अस्पताल में आती है और 8 घंटा 1 मिनट में डिलीवरी होता है तो 8 घंटे का मेहनत उसका बेकार चला जाता है। तो ममता दीदी को भी सामंजस्य मानदेय तय करना चाहिए महोदय। दूसरी तरफ हम अपने क्षेत्र का भी बात करेंगे। बराबर
एक पर्यटक स्थल है, विश्व पर्यटक स्थल है, जहां पे दुनिया का पहला मानव निर्मित गुफा है जो सम्राट अशोक ने बनाया था। वहां पर महोदय उसके ऊपर में सावन में बड़ा मेला लगता है और सावन के मेले में 12 अगस्त 2024 को वो काला दिन जहां पे भगदड़ हुआ और सैकड़ों के संख्या में शिव भक्त हताहत हुए, मारे गए हैं भगदड़ में महोदय, क्योंकि वहां पर हम वर्षों से मांग कर रहे हैं कि वहां पर्यटक अस्पताल बनाया जाए। यदि बराबर में पर्यटक अस्पताल होता तो हम सैकड़ों लोगों को जान बचा सकते थे महोदय। केवल 2 मिनट है। इसलिए महोदय हम दूसरे तरफ नगर एवं विकास विभाग की तरफ हम अपना इशारा करना चाहते हैं। हम 20 साल से नीतीश कुमार जी नगर एवं इस बजट को पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या नगर में बसने वाले गरीब लोगों को हम बास्केट पर्चा का अधिकार कब हम देंगे? क्या नगर में जो नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में जो रहते हैं, क्या उनको वार्षिक पर्चा का अधिकार है कि नहीं अधिकार है? उनके जमीन नहीं रहने की वजह से हम उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दे पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार नगर में भी बसे हुए योग बसावट को, यदि वो योग जमीन पर बसे हैं तो उनको पर्चा निर्गत करे, जिससे प्रधानमंत्री आवास को आगे मिल। लालू प्रसाद यादव जी ने सोचा था, रैन बसेरा बनाया था, मछुआ टोली में आप जाके देखिए डुप्लेक्स बनाया था और गरीबों को दिया था। यदि जमीन कम है तो अपार्टमेंट नुमा 2 BHK का फ्लैट बना करके हम गरीबों को दे सकते हैं। ये व्यवस्था शहरी गरीबों को ले लेकर के सरकार को आना चाहिए। हम यही करना चाहते हैं महोदय। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा विभाग है जो समावेशी शिक्षक हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 19 साल से काम कर रहे हैं। 1 मिनट है, समेटिए 1 मिनट के बाद। 826 लोगों को अभी तक समायोजन नहीं किया गया महोदय, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है। और हम दिव्यांग लोगों के लिए 3 महीने का कैंप वाला स्कूल खोलते हैं। 3 महीने के बाद वो घर चले जाते हैं, जो कैंप में सीखते हैं वो भी भुला जाते हैं। इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि उनको सालों भर एक बोर्डिंग स्कूल के तौर पर हम डीफ एंड डम्ब छात्रों को सालों भर हम शिक्षा देने का काम करें। ये सरकार को बजट में लेना चाहिए। और हमारा माफ करिए महोदय हम एक और बात बोल करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे। महोदय, हम राहत इंदौरी साहब का एक लाइन है, उस लाइन को बोल करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा मजा। तो यार दिसंबर के बाद आएगा। मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। साहब कुछ और काम जैसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। पवन कुमार जायसवाल।